नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पॉलिटिकल साइंस जोन में। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महान पाश्चात्य राजनीतिक विचारक प्लेटो के बारे में। प्लेटो से संबंधित ये तीसरी वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था प्लेटो के बारे में, उनकी लाइफ हिस्ट्री को, उनके वर्क को, उनके स्टडी मेथड को, उनके आइडियल स्टेट को, किस तरह उन्होंने अपने ओरिजिन ऑफ स्टेट को 3 पार्टों में बांटा था। इन सब की चर्चा हमने लास्ट वीडियो में किया है। फिर हमने देखा उनके फाउंडेशन को, जो उन्होंने जस्टिस को बनाया है, जस्टिस को माना है। आज हम बात कर रहे हैं उनके फर्स्ट पिलर की, जो वो थ्योरी ऑफ एजुकेशन को कहते हैं, शिक्षा को। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं उनके शिक्षा के सिद्धांत को। प्लेटो के शिक्षा के सिद्धांत को देखने से पहले ये जानना जरूरी है कि प्लेटो शिक्षा के बारे में क्या कहते हैं। तो प्लेटो के शिक्षा के बारे में कहना था कि अज्ञानता से ज्ञान की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का रास्ता ही शिक्षा है। उनके अनुसार शिक्षा की यही परिभाषा थी। अब देख लेते हैं कि उन्होंने इस व्यवस्था को किन वर्गों के लिए किया था। तो प्लेटो की जो शिक्षा व्यवस्था थी सिर्फ अभिभावक वर्गों के लिए थी। अभिभावक वर्ग उत्पादक वर्ग के लिए नहीं थी। अब है कि अभिभावक वर्ग कौन है, क्योंकि हमने तो जो बात की थी उसमें उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और दार्शनिक राजा की बात की थी। अभिभावक वर्ग की बात अभी तक नहीं की। तो अभिभावक वर्ग, उत्पादक वर्ग को छोड़ के जो 2 वर्ग बच रहे हैं, सैनिक वर्ग और दार्शनिक, उन दोनों को मिला के ही अभिभावक वर्ग की संज्ञा दी है। उन दोनों वर्गों को मिला के अभिभावक वर्ग की संज्ञा दी गई है। तो प्लेटो की जो शिक्षा व्यवस्था थी सिर्फ अभिभावक वर्गों के लिए थी, उत्पादक वर्ग के लिए नहीं थी। और प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था की एक और विशेषता थी कि उन्होंने इस विचार को एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर किया था। तो अब एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था से प्रभावित थे, तो पहले ये देखना जरूरी है, उनके शिक्षा संबंधी विचारों को देखने से पहले एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था को जानना जरूरी है। तो आइए चलिए पहले देख लेते हैं एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था में क्या विशेषता थी, क्या थी। तो पहले देख लेते हैं एथेंस की शिक्षा व्यवस्था। मैंने यहाँ दोनों साइड करके रखा हुआ है, एथेंस की शिक्षा व्यवस्था एंड स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था। तो एथेंस की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो शिक्षा पारिवारिक दायित्व था, और जिसमें राज्य द्वारा कोई भी हस्तक्षेप व सहायता प्राप्त नहीं किया जाता था। जबकि स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था राज्य नियंत्रित थी। दूसरी ओर एथेंस की शिक्षा व्यवस्था में मानसिक और बौद्धिक प्रशिक्षण दिया जाता था, लेकिन स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था में मानसिक और बौद्धिक प्रशिक्षण नहीं दिया जाता था। यहाँ बस केवल शारीरिक शिक्षा पर जोर दिया जाता था। तीसरी जो है कि एथेंस की शिक्षा व्यवस्था में लड़के एवं लड़कियों के लिए शिक्षा की समान व्यवस्था नहीं थी, जबकि स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था में लड़कियों के लिए भी शारीरिक शिक्षा अनिवार्य की गई थी। और देख लेते हैं कि एथेंस की शिक्षा प्रणाली उस समय 3 स्तरों में विभाजित थी: प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन एंड मिलिट्री एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन जो कि 6 से 14 वर्ष के लिए था, जिसमें पढ़ना लिखना और प्राचीन कवियों का साहित्य, संगीत और व्यायाम की व्यवस्था की गई थी। वहीं माध्यमिक शिक्षा में, जो कि सेकेंडरी एजुकेशन कहलाता है, ये 14 से 18 वर्ष तक के लिए थी, और इसमें अलंकार शास्त्र, भाषण कला और राजनीति की शिक्षा दी जाती थी। तीसरी जो व्यवस्था थी सैनिक शिक्षा थी, मिलिट्री एजुकेशन, जो कि 18 से 20 वर्ष तक के लिए थी। इसमें सैनिक शिक्षा दी जाती थी और इसके बाद ही व्यक्ति को पूर्ण नागरिक अधिकार मिलते थे। तो ये था स्पार्टा और एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था। अब देखते हैं कि प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था क्या थी। एजुकेशन प्लानिंग ऑफ प्लेटो, प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था में क्या विशेष है। तो पहली बात ये देख लेते हैं कि प्लेटो की शिक्षा योजना, जो कि मैंने अभी बताया कि प्लेटो की जो शिक्षा योजना थी वो स्पार्टा और एथेंस की शिक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर ली गई थी। तो उन्होंने इन दोनों ही
शिक्षा व्यवस्था के गुणों को लिया था और उन्होंने मिला जुला रूप करके अपने एजुकेशन प्लानिंग को एक रूप दिया था। और प्लेटो की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो आजीवन जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया थी। अब उनके एजुकेशन प्लान को देखते हैं तो उन्होंने एजुकेशन प्लान को दो पार्ट में बांटा था। पहला था सैद्धांतिक व्यवस्था और दूसरा व्यवहारिक व्यवस्था। सैद्धांतिक व्यवस्था की जो 6 से 35 वर्ष तक के लिए था और व्यवहारिक व्यवस्था जो कि 35 से 50 वर्ष तक के लिए था। अब पहले व्यवहारिक व्यवस्था को रहने देते हैं, पहले सैद्धांतिक व्यवस्था की चर्चा करते हैं। तो सैद्धांतिक व्यवस्था में उन्होंने सैद्धांतिक व्यवस्था को दो पार्ट में बांटा है। पहला है एलिमेंट्री एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा, दूसरा है हायर एजुकेशन, उच्च स्तरीय शिक्षा। सैद्धांतिक व्यवस्था के दो पार्ट हो गए, एलिमेंट्री एजुकेशन, हायर एजुकेशन। अभी एलिमेंट्री एजुकेशन में भी वो 3 पार्ट में बांटते हैं। तो फर्स्ट है 6 वर्ष की अवस्था, 6 वर्ष की अवस्था। दूसरा है 7 से 18 वर्ष की अवस्था और तीसरा है 18 से 20 वर्ष की अवस्था। 6 वर्ष की जो अवस्था है उसमें नैतिक शिक्षा देने की बात की गई है। नैतिक शिक्षा में बच्चों को कहानियों द्वारा ज्ञान प्राप्त करवाए जाते हैं परिवार में ही। दूसरा है जो 7 से 18 वर्ष तक की, उसमें व्यायाम और संगीत शिक्षा की बात की गई है। प्लेटो ने व्यायाम और संगीत पर विशेष ध्यान दिया है। उनका कहना है कि व्यायाम द्वारा शरीर को स्वस्थ बनाया जाता है और उसके लिए व्यायाम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और वहीं संगीत को मन को उसी तरह साधता जाता है जैसे व्यायाम से शरीर को साधा जाता है। तो उन्होंने व्यायाम और संगीत को विशेष महत्व दिए। उन्होंने ये भी कहा है कि संगीत शिक्षा द्वारा मनुष्य के शौर्यत्व पर संयम कायम रखा जाता है, इसीलिए व्यायाम और संगीत को उन्होंने महत्व दिया है। तीसरी जो अवस्था है वो है सैनिक शिक्षा, जिसमें वो 18 से 20 वर्ष की अवस्था में रखते हैं और इस वर्ष में सैनिक शिक्षा दी जाती है जिसमें राज्य की रक्षा करने के योग्य लोगों को बनाया जाता है। तो ये थी प्लेटो के एलिमेंट्री एजुकेशन की 3 पार्ट। इसमें एक ध्यान देने योग्य बात है कि प्रारंभिक शिक्षा में जो भी उत्तीर्ण होते हैं वही उच्च शिक्षा की, उच्च स्तर की हायर एजुकेशन की शिक्षा में प्रवेश पाते हैं और अनुत्तीर्ण जो होते हैं, जो फेल कर जाते हैं, वे लोग मिस्त्री या व्यापारी का कार्य करने लगते हैं। तो प्लेटो की जो शिक्षा व्यवस्था थी उसमें ये विशेष बात थी कि जो भी एलिमेंट्री एजुकेशन के इन 3 पार्ट का जो अध्ययन करने के बाद जो उत्तीर्ण होगा वही उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाएगा और जो फेल हो जाएगा वो मिस्त्री या व्यापारी का कार्य करेगा। तो अब देख लेते हैं वो हायर एजुकेशन के बारे में क्या कहते हैं। प्लेटो की हायर एजुकेशन को भी 2 पार्ट में बांटा गया है, 20 से 30 वर्ष की अवस्था और 30 से 35 वर्ष की अवस्था। 20 से 30 वर्ष की अवस्था में वो रेखा गणित, अंक गणित, मनोविज्ञान और दर्शन शास्त्र की शिक्षा की बात करते हैं। और प्लेटो के अनुसार ये जो वैज्ञानिक विषय हैं इनके अध्ययन से आत्मा को उन सिद्धांतों और प्रवृत्तियों का परिचय प्राप्त होता है जो सत्य के आदर्श को समझने के लिए आवश्यक होते हैं। इसीलिए उन्होंने रेखा गणित, अंक गणित, मनोविज्ञान और दर्शन शास्त्र की शिक्षा पर ध्यान दिया है। अब है कि जो 20 से 30 वर्ष की अवस्था में इन वैज्ञानिक विषयों का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, वो जो फिर से एक परीक्षा होगी और जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएंगे वो इसके आगे की शिक्षा जो कि 30 से 35 वर्ष की अवस्था में जो शिक्षा होगी, द्वंद्व एवं दर्शन की शिक्षा, फिलॉसफी एंड डायलेक्टिक्स की, वो उस शिक्षा को प्राप्त करने चले जाएंगे। लेकिन जो अनुत्तीर्ण होंगे, जो फेल हो जाएंगे इस परीक्षा में, उन्हें प्रशासनिक सैनिक पद दे दिया जाएगा, वो प्रशासनिक सैनिक पदों में चले जाएंगे। और जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे वो द्वंद्व और दर्शन की शिक्षा लेने चले जाएंगे। अब द्वंद्व और दर्शन की शिक्षा क्या है?
तो ये द्वंद्व और दर्शन की जो शिक्षा है ये रियलिटी, सुप्रीम रियलिटी की शिक्षा इससे प्राप्त होती है। इससे प्रत्येक वस्तु के सार का ज्ञान प्राप्त होता है। ये प्लेटो के अनुसार ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि लोगों को रियलिटी ज्ञान की प्राप्ति हो। अब है कि वो 30 से 35 वर्ष की अवस्था के बाद इस फिलॉसफी एंड डायलेक्टिक्स की परीक्षा में भी एक परीक्षा दिया जाएगा, और जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे वो व्यवहारिक व्यवस्था वाले पायदान में चले जाएंगे, जो कि 30 से 35 वर्ष से आगे की है। यहाँ देख लेते हैं उन्होंने व्यवहारिक व्यवस्था के बारे में क्या बात की है, जो कि 35 से 50 वर्ष तक की अवस्था की शिक्षा है। तो 30 से 35 वर्ष की आयु वाले पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाले और उसमें उत्तीर्ण होने वाले को संरक्षण का पद प्राप्त होता है। लेकिन प्लेटो कहते हैं कि 35 वर्ष तक की शिक्षा को अपूर्ण मानता है, और उसके मत में वो शिक्षा सैद्धांतिक थी, कोरी कल्पना थी। अभी उन्हें व्यवहारिक ज्ञान तो प्राप्त ही नहीं हुआ है, इसलिए वो आगे 15 वर्ष और शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, जो कि व्यवहारिक ज्ञान की शिक्षा होती है। वो कहते हैं कि 35 से 50 वर्ष तक व्यवहारिक ज्ञान की शिक्षा होगी, और जो उस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा वही दार्शनिक राजा होगा। तो इस तरह प्लेटो ने अपने शिक्षा की व्यवस्था रखी है। अब बात करते हैं उनके फैक्टर्स की, प्लेटो एजुकेशन के फैक्टर्स की। तो प्लेटो के एजुकेशन की जो फर्स्ट फैक्टर है, कुछ विशेषताएं हैं उसको देख लेते हैं। तो उन्होंने कहा है एम्फेसिस ऑन कैरेक्टर बिल्डिंग। उनके जो प्लेटो के जो एजुकेशन में चरित्र निर्माण पर विशेष बल दिया गया है। प्लेटो शिक्षा को एक ऐसा साधन मानता है जो नागरिकों का चरित्र निर्माण करती है। दूसरी बात जो है स्टेट कंट्रोल एंड कंपल्सरी एजुकेशन। प्लेटो का मानना है कि राज्य के नियंत्रण के अभाव में शिक्षा व्यक्तिगत हितों की ही पोषण करती है और सामाजिक हितों को ध्यान में नहीं रखती है। इसीलिए वो स्टेट कंट्रोल यानी राज्य के नियंत्रण और अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं। और वो कहते हैं कि शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक परिवार व व्यक्ति के लिए अनिवार्य होना चाहिए, और जिसकी व्यवस्था राज्य द्वारा होना चाहिए, स्टेट कंट्रोल में होना चाहिए। तीसरी जो है स्ट्रिक्ट सेंसरशिप ऑन आर्ट एंड लिटरेचर। प्लेटो काव्य और साहित्य पर कठोर नियंत्रण के पक्ष में थे, आर्ट एंड लिटरेचर के कठोर नियंत्रण के पक्ष में थे। उनका उद्देश्य था कि गंदे साहित्य का निर्माण पे रोक लग जाए, ताकि युवा वर्ग सद्मार्ग पर रहे और उन गंदे साहित्य का अध्ययन ना करें, ताकि अच्छे नागरिक बन सके और सद्गुण पर चले। इसलिए वो आर्ट एंड लिटरेचर पे अपनी कठोर नियंत्रण रखते हैं, कठोर नियंत्रण की बात करते हैं। फोर्थ है इक्वल एजुकेशन फॉर मैन एंड वुमेन। प्लेटो जो है स्त्री पुरुष के एजुकेशन को समान महत्व देते हैं। वो इक्वल एजुकेशन की बात करते हैं, मैन और वुमेन की, स्त्री पुरुष के इक्वल एजुकेशन की बात करते हैं। उनका मानना है कि स्त्रियां भी राज्य को शक्तिशाली बनाने में योगदान दे सकती है, इसीलिए दोनों को अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए। फिफ्थ है एजुकेशन इज ए क्योर ऑफ मेंटल मैलेडी बाय मेंटल मेडिसिन। शिक्षा मानसिक रोगों की मानसिक उपचार है। प्लेटो कहते हैं कि शिक्षा मानसिक रोगों की मानसिक दवा है, मानसिक उपचार है। प्लेटो जो है वो सारी बुराइयों का जड़ जो है वो अज्ञानता को मानते हैं। उनका कहना है कि शिक्षा द्वारा ही बुराइयों का अंत किया जा सकता है, इसीलिए वो एजुकेशन को विशेष महत्व देखते हैं। 6 में देख लेते हैं एम्फेसिस ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट। वो सर्वांगीण विकास पर बल देते हैं। प्लेटो की शिक्षा प्रणाली जो है वो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक तीनों पक्षों के पूर्ण विकास पर बल देती है, इसीलिए उन्होंने एम्फेसिस ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात की है। उन्होंने सर्वांगीण विकास पर बल दिया है।
एजुकेशन ओनली फॉर एलाइट। शिक्षा जो है वो केवल उच्च वर्गों के लिए किया गया है। प्लेटो ने शिक्षा की जो व्यवस्था की है वो सिर्फ एलाइट लोगों के लिए की है, अभिजन वर्गों के लिए ही की है। प्लेटो का जो उद्देश्य था मुख्यतः राजनेताओं का निर्माण करना था, जिससे वो आदर्श राज्य का सपना साकार कर सके। इसीलिए वो उच्च वर्ग के लिए ही शिक्षा की व्यवस्था करते हैं और उन्होंने उत्पादक वर्ग को इसमें शामिल नहीं किया है। तीसरी जो उनकी फैक्टर है, एजुकेशन इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। प्लेटो की जो शिक्षा व्यवस्था है वो आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। वो उन्होंने 50 वर्ष तक की व्यवस्था की है एजुकेशन की। आगे है उनके क्रिटिसिज्म, उनकी जो शिक्षा व्यवस्था की आलोचनाएं जो की गई है उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहली आलोचना की जो बात की गई है वो है एजुकेशन ओनली फॉर गार्डियन क्लास। अभिभावक वर्ग के लिए ही जो एजुकेशन की व्यवस्था की गई है ये उनके आलोचना का केंद्र था। उन्होंने उत्पादक वर्ग की उपेक्षा करके केवल गार्डियन अभिभावक वर्ग के ही एजुकेशन की बात की थी। उनका था कि विशिष्टता की बात करते थे कि सभी वर्गों को विशिष्टता प्राप्त हो, लेकिन उन्होंने वहीं पे उत्पादक वर्ग को उससे वंचित कर दिया और उन्हें शिक्षा से वंचित करके केवल अपनी जो शिक्षा की व्यवस्था है केवल अभिजन वर्गों को सौंप दी। इग्नोर्स प्रोड्यूसर क्लास। उत्पादक वर्ग को इग्नोर किया उन्होंने केवल अभिजन वर्ग की ओर ध्यान दिया और उत्पादक वर्ग की उपेक्षा की। प्लेटो ने राज्य में उत्पादक वर्ग की, जहाँ एक और वो न्याय सिद्धांत की बात करते हैं जिसमें उत्पादक वर्ग भी है, उन्होंने अपने हर किसी को अपने अपने कार्य को विशिष्टता से करने की बात की है। तो दूसरी ओर उन्होंने उत्पादक वर्ग को शिक्षा और प्रशिक्षण के अवसर से वंचित कर दिया। तो इससे फिर उत्पादक वर्ग में कार्य कुशलता कैसे आएगी? तो ये आलोचना की उनकी एक वजह थी कि उन्होंने उत्पादक वर्ग को इग्नोर किया। थर्ड जो है, नो रूल्स फॉर डॉक्टर एंड लॉयर्स। उन्होंने वकीलों और डॉक्टर्स के लिए, लॉयर और डॉक्टर के लिए कोई रूल ही अपनी व्यवस्था में नहीं दी थी। उन्होंने राज्य में डॉक्टरों और सभी अदालती संस्थाओं का बहिष्कार कर दिया था। उनके अनुसार व्यायाम और संगीत के प्रशिक्षण से ही नागरिक शरीर से भी और मन से भी दोनों तरह से स्वस्थ रहेंगे और उन्हें शारीरिक और मानसिक रोग कभी होंगे ही नहीं। उनका यही मानना था और उन्होंने इस कारण से केवल और केवल शिक्षा पर ही ध्यान दिया था, बाकी चीज़ों की उन्होंने उपेक्षा की थी। तीसरा जो आलोचना का विषय रहा है उनका, एजुकेशन प्रोसेस काफ़ी लेंदी था, काफ़ी लंबा था एंड एक्सपेंसिव भी था, काफ़ी खर्चीला भी था। प्लेटो का शिक्षा क्रम इतना लंबा और खर्चीला था कि इसे केवल धनी वर्ग ही ग्रहण कर सकते थे और 35 वर्ष तक लगातार अध्ययन से ज्ञान का उत्साह भी कई लोगों में कम हो जाता है, कई बार कम हो जाता है और व्यक्ति को जब ये शिक्षा दी जाती है जो कि राज्य नियंत्रित है शिक्षा, तो वो उसे थोपी गई इच्छा की तरह प्रतीत होती है। तो इस प्रकार उनकी जो शिक्षा व्यवस्था थी उसकी कुछ आलोचनाएं भी हुई थी, कुछ गुण भी तो पाए जाते ही हैं, लेकिन राजनीतिक चिंतन में उनके शिक्षा सिद्धांत जो है वो अमूल्य और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा है आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे साम्यवाद की। आगे इसी तरह की वीडियो के लिए प्लीज़ लाइक करें।